दोस्तों, अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड में 25 साल पूरे हो गए हैं। साल 2000 में उनकी पहली फिल्म आई थी रिफ्यूजी और आज Z5 OTT पर उनकी फिल्म रिलीज़ हुई है कालीधर लापता। अब इन 25 सालों में अभिषेक बच्चन ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, मतलब बतौर हीरो या कैरेक्टर आर्टिस्ट या सेकंड लीड या किसी भी तरीके से। और लगभग 20 से ज़्यादा फिल्में हैं जिनमें उनका कैमियो अपीयरेंस रहा है या स्पेशल अपीयरेंस रहा है। तो इस तरह से वो लगभग 75 फिल्मों का हिस्सा रहे हैं इन 25 वर्षों में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको इन 75 फिल्मों में से ऐसी कितनी फिल्में याद हैं जो अभिषेक बच्चन के कारण ही आप कहेंगे कि वो फिल्म चली या उस फिल्म को फिर से देखा जा सकता है। बहुत गिनती की फिल्में हैं। मुझे याद आती है गुरु, याद आती है जो उनकी सबसे बेस्ट फिल्म लगती है मुझे। उसके अलावा आप देखें जैसे युवा में उनका परफॉर्मेंस ठीक था। धूम सीरीज़ की फिल्में हैं तो हालांकि लीड वो कभी नहीं रहे। बंटी और बबली उनके पिता साथ में थे, सरकार में उनके पिता साथ में थे। ब्लफ मास्टर एक ठीक फिल्म थी, उसके अलावा दोस्ताना उनकी चली। मतलब उंगलियों पर गिनने लायक फिल्में हैं अभिषेक बच्चन की। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ख़राब फिल्मों में भी काम किया। उनकी चॉइस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हम आएंगे उस पर, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कालीधर लापता की। मैंने आज सुबह वो फिल्म देखी, Z5 पर आई है, और इस फिल्म ने बहुत डिसअपॉइंट किया कि अभिषेक बच्चन की फ़िल्मों की चॉइस क्या है। और एक और बात है, जब आप हिंदी में किसी फिल्म का रीमेक करते हैं तो कम से कम जो ओरिजिनल फिल्म है उसके बराबर तो हो, अगर आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। तमिल में फिल्म आई थी केडी फिल्म की डायरेक्टर हैं मधुमिता, और ये फिल्म जो है साल 2019 में आई थी। ये उस फिल्म का रीमेक है। वहाँ केडी थी, यहाँ कालीधर है। अब ये रीमेक कहीं भी ओरिजिनल फिल्म को नहीं छू पाती है। बहुत सारे लोगों का तर्क होता है, हमने तो ओरिजिनल नहीं देखी तो हमने हिंदी में ही वो फिल्म देख ली। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है अगर आपको रीमेक भी पसंद आते हैं, लेकिन आप फिल्म का लेवल क्यों गिराते हैं। और आश्चर्य की बात है, जिन मधुमिता ने तमिल फिल्म डायरेक्ट की थी उन्होंने कालीधर डायरेक्ट की है। हिंदी में ये उनका डेब्यू है और ओरिजिनल कहानी से काफ़ी सारी छूट उन्होंने हिंदी वर्जन में ली। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यह है कि केडी जो थी उसका हीरो जो है 80 साल का है और यहाँ अभिषेक लगभग उससे आधी उम्र के बने हुए हैं। सबसे मेजर चेंज, एक बूढ़ा आदमी ओरिजिनल फिल्म में था जिसकी फैमिली जो है वो 3 महीने से एक तरीके से कोमा में पड़ा है और उसकी फैमिली अब उसको मार देना चाहती है कि भाई अभी तो बूढ़ा आदमी 80 साल का पड़ा ही हुआ है, इसको ज़िंदा रख के करें क्या। और अचानक वो कोमा से बाहर आता है और ये बातें सुन लेता है और फिर घर से भाग जाता है कि जिन बच्चों के लिए, जिन अपनों के लिए वो ज़िंदगी भर करता रहा, वो उसके बारे में ऐसा सोच रहे। फिर और उसको एक 8-9 साल का एक बच्चा मिलता है और उस बच्चे के साथ वो अपनी ज़िंदगी की जो उसके मन में जो जो चीज़ें रही कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो एक बड़ा खिलंदड़पन था उस फिल्म में, उस कैरेक्टर में। उस बच्चे का जो इनोसेंस था और उस 8 साल के बच्चे का एक 80 साल के बूढ़े के साथ में, वो दोनों का जो इनोसेंस था वो उस फिल्म को अलग ही लेवल पर ले जाता है। लेकिन यहाँ अभिषेक बच्चन लगभग 40, 45, 50 पकड़ लीजिए, एक छोटे बच्चे से मिलते हैं जो 11-12 साल का है। आश्चर्य की बात यह है कि अभिषेक बच्चन जो 50 से ज़्यादा फिल्मों में लगभग बतौर हीरो ही आए हैं, उन पे यहाँ पर एक बच्चा जो है वो भारी पड़ गया है। दिव्य बघेला नाम है उसका। और अभिषेक यहाँ दाढ़ी बढ़ाकर, थोड़ा सा ओवरसाइज शर्ट पहने हुए, बड़े सुस्त से, मतलब अजीब लगता है कि मतलब वो क्यों ये कैरेक्टर उन्होंने चुना। क्या उनको ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर में अगर मैं आऊँगा तो दर्शक मुझे हाथों हाथ ले लेंगे। क्या उन्हें लगा कि ये फ़िल्म जो है मेरी फिल्मोग्राफी में कुछ बहुत चार चांद लगा देने वाली है। ये उनकी चॉइस है। दरअसल अभिषेक बच्चन की चॉइस जो है वो अक्सर सवालों के घेरे में रही है और ये समझ में नहीं आता कि ये उनकी फ़िल्मों का चुनाव कौन करता है। वो खुद करते हैं या उनके साथ में कोई टीम है जो उनके लिए फ़िल्मों को सिलेक्ट करती है। एक के बाद एक वो फ्लॉप फिल्में देते आए हैं और अब यही कहा जाता है कि भाई अगर बच्चन सरनेम उनके साथ नहीं जुड़ा होता तो उनका कैरियर इतना लंबा नहीं होता। आज भी अगर वो इस तरह की फ़िल्में कर रहे हैं, सोलो लीड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उनके सरनेम की वजह से। तो कालीधर लापता जो है किसी भी लेवल पे आपको एंटरटेन नहीं करती है, सबसे पहली बात। दूसरा, उस बच्चे के साथ केमिस्ट्री अभिषेक की नहीं जम पाती। वो बच्चा अलग लेवल पर एक्टिंग कर रहा, अभिषेक उसके सामने बहुत दब गए हैं।
दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्ट आपको बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। अभिषेक लगातार स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं और कहानी को जो सपोर्ट करना चाहिए कि कहानी इतनी स्ट्रांग लगे आपको कि यार चलिए ठीक है, उनका परफॉर्मेंस अगर कम है तो चल जाए, वो भी नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल फिल्म नहीं भी देखी है तो ये केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बनती नहीं कि एक 40, 45, 50 का आदमी और एक 10-12 साल के बच्चे के साथ में, जो अनाथ बच्चा है उससे मिलता है, ये भी व्यक्ति घर से भगाया है, वहाँ पे बच्चे उस बूढ़े को मार देना चाहते थे, यहाँ पे एक फादर फिगर है। ये जो व्यक्ति है इसने अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए किया कि पिता जो थे वो बचपन में गुजर गए थे, तो इसने ही अपने भाई बहनों को पाल पोस के बड़ा किया, उनको पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वही इसकी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति बीमार हो चुका है, डिमेंशिया जैसी बीमारी है, उसके हाथ काँपते हैं, वो चीज़ों को भूल जाता है, या हेलुसिनेशन जैसी कोई चीज़ें उसको है तो वो दिखाई देता है जो नहीं हो रहा। और इन सारी चीज़ों के बाद में डायरेक्टर ने इसमें एक लव एंगल भी डाल दिया। एक लड़की थी गांव की जिसको वो कभी प्यार किया करता था, मीरा, यहाँ निम्रत कौर है। और आपको बिल्कुल याद होगा कि अभिषेक बच्चन का नाम निम्रत के साथ जुड़ा था जब 10वीं फिल्म आई थी, और उसके बाद बहुत कुछ अभिषेक के जीवन में ड्रामा हुआ है, हालांकि वो उसका खंडन करते रहे हैं। ये सारी चीज़, और इस फिल्म के प्रमोशन में तो निम्रत का नाम आया ही नहीं। फिल्म कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगती कि बांध रही है, एंटरटेन कर रही है। अब क्योंकि अगर आपके पास खाली समय है बहुत ज़्यादा और आपको कुछ नहीं करना और कि चलो ठीक है हम अभिषेक की फ़िल्म देख ही लेते हैं क्योंकि कोई और फिल्म ही नहीं है हमारे पास में, वक्त भी काटना है, तो आप देख लीजिए। लेकिन इस फिल्म को देखकर मुझे ये लगा कि अभिषेक थिएटर के स्टार तो पहले ही नहीं रह गए थे। आज की डेट में वो कतई इस स्थिति में नहीं है कि सोलो हीरो के रूप में आए और थिएटर में लोग उनकी फिल्म देखने जाएं। लेट्स टॉक का हाल आपने देख ही लिया है, तो वो स्थिति ख़त्म हो चुकी। लेकिन इस फिल्म को देख के लगता है कि क्या वो OTT के भी एक्टर रह गए हैं? OTT पे भी अगर उनकी फिल्म आती तो क्या उसको देखा जाना चाहिए या किसको दिलचस्पी होगी? ऐसा नहीं कि OTT पर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। लूडो आई थी तो उनका परफॉर्मेंस बहुत सराहा गया था। बॉब विश्वास में बहुत अच्छे दिखे थे, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उसके बाद की उनकी फिल्में उठाकर देख लीजिए, लूडो और बॉब विश्वास के बाद में 10वीं कमज़ोर फिल्म थी। द बिग बुल जो है वो कमज़ोर फिल्म थी, और वो तो हर्षद मेहता वाला मामला था, उससे पहले ही हंसल मेहता की वेब सीरीज़ आ गई थी, और उसकी वजह से तो फिर वो इतनी बढ़िया चली कि ये कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। बी हैप्पी आई थी, वो फैंस और जो कह लीजिए या जो पेड रिव्यूअर्स थे वो तारीफ़ करते रह गए, कुछ नहीं हुआ। और यही कालीधर लापता का भी होता दिख रहा है। तो किस तरह की चॉइसेस हैं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक बच्चन में टैलेंट नहीं है, लेकिन ये स्क्रिप्ट की चॉइस कैसी है, उनकी कहानियों की चॉइस कैसी है, और रीमेक फिल्मों में काम करना, ये बहुत आश्चर्य की बात। आप एक 80 साल के बूढ़े को रिप्लेस कर रहे हैं कहानी में, ये किसका दिमाग है भाई? ये सोचने वाली बात है। एक 8 साल का बच्चा और 80 साल का बूढ़ा, कहीं बात बनती दिखती है, कोई इमोशनल कनेक्ट बनता दिखता है। वो फिल्म जो ओरिजिनल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस लेवल पर वो है, और इस फिल्म को देखेंगे तो ना वो कनेक्ट बनता है और वो बच्चा ही भारी पड़ता है। फिल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू है ही नहीं, सच बात तो ये है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कह देता हूँ, कुछ दिनों पहले डायरेक्टर अनिल शर्मा की एक फिल्म आई थी, वनवास, अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। नाना पाटेकर थे, उत्कर्ष शर्मा थे, अपने बेटे के लिए अनिल शर्मा ने वो फिल्म बनाई थी। सेम स्टोरी है, बेसिक आइडिया वही है। उस फिल्म में भी जो घर का मुखिया है नाना पाटेकर है, उसके बच्चे उसकी दौलत, उसकी संपत्ति हथियाने के लिए बेटे बहू मिलकर उसको जाकर वहाँ बनारस में छोड़ आते हैं। यहाँ पर कालीधर को उसके भाई और उनकी बीवियाँ जो है वो कुंभ मेले में छोड़ आती हैं। वनवास में नाना पाटेकर को एक यंग मिल जाता है जो उसके घर पहुँचाने का काम करता है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पर इस बच्चे के साथ कालीधर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और दोनों जो हैं वो एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। लेकिन उस बच्चे का शहर के स्कूल में एडमिशन हो जाता है, उसको जाना पड़ता है वहाँ पे, और ये लौट आते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा अगर अंतर आप छोड़ दें तो बेसिक प्लॉट वही, बेसिक आइडिया वही। जब वही फिल्म नहीं चली, नाना पाटेकर इतने बढ़िया एक्टर हैं, हालांकि उनका काम बहुत अच्छा नहीं था उस फिल्म में, उससे बेहतर काम वो कर चुके हैं। मराठी फिल्म नट सम्राट में इसी तरह का रोल था। अब यहाँ तो अभिषेक कहीं ठहर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी फिल्मों को करने का क्या मतलब? सिर्फ ये है कि साल में 2 साल में मेरी फिल्म आती रहना चाहिए, लोगों की नज़रों में बना रहूं, एक एक्टर के रूप में मेरा कैरियर जो है वो चलता रहे किसी भी तरीके से। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आश्चर्य ये भी होता है कि किस तरह से प्रोड्यूसर ऐसी फिल्मों में
पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या उसको भरोसा था कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, या फिर उसको जी जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के बाद इतना पैसा मिल जा रहा है कि उसकी लागत वगैरह सब निकल आ रही है और वो मुनाफे में आ जा रहा है? इन फिल्मों का मैथमेटिक्स समझना भी एक बहुत रोचक चीज़ होगी मुझे लगता है। तो अभिषेक बच्चन डिसअपॉइंट करते हैं, और इस फिल्म के बाद एक बड़ा सवाल मेरे मन में आया कि क्या अगली बार उनकी कोई फिल्म ओटीटी पर रिलीज़ होती है तो मेरा उसे देखने का मन होगा। उनकी पिछली कुछ फिल्में देखने के बाद मैं इसका नेगेटिव में जवाब आपको दे सकता हूँ। अगर आपने फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।